नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे एनसीईआरटी पर। और आज हम लेकर आए हैं साइंस क्विज का पार्ट 2। जी हाँ, तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और जरूरी बात, इस पूरे क्विज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 41 सवाल है, कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ हिंसक अभिक्रिया करती हैं? आपके विकल्प है ए मैग्नीशियम और कैल्शियम, बी सोडियम और पोटेशियम, सी लोहा और जस्ता, या डी तांबा और चांदी। तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी सोडियम और पोटेशियम। अच्छा। हाँ, मतलब ये धातुएं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती हैं। ये इतनी ज्यादा क्रियाशील होती हैं कि ठंडे पानी से संपर्क में आते ही एक धमाके जैसा रिएक्शन होता है और ये आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए केरोसिन में रखा जाता है ना? हाँ बिल्कुल, ताकि ये हवा की नमी से भी बच सके। ठीक है, तो अगला सवाल प्रश्न 42, सोडियम और पानी की अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है वो आग क्यों पकड़ लेती है? अच्छा सवाल है। विकल्प है ए क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, बी क्योंकि यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, सी क्योंकि सोडियम गर्म होता है, या डी क्योंकि पानी गर्म होता है। इसका सही उत्तर है बी। ये अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक होती है। अच्छा, एक्सोथर्मिक। हाँ, इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो तुरंत जल उठती है। समझ गई। तो चलिए प्रश्न 43 पर चलते हैं। कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगती है? तैरने लगती है। ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी लोहा, या डी तांबा। तो इसका सही जवाब है बी कैल्शियम। कैल्शियम। हाँ, तो ये कैल्शियम की जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी धीमी होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके बुलबुले कैल्शियम की सतह से चिपक जाते हैं और वो उसे ऊपर उठा देते हैं। बिल्कुल, एक तरह से उसे तैराने लगते हैं। अरे वाह। अच्छा, तो अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 44, कैल्शियम पानी में क्यों तैरता है? हाँ, तो इसका जवाब तो अब आसान हो गया है। विकल्प हैं ए ये पानी से हल्का है, बी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु की सतह से चिपक जाते हैं, सी ये ऑक्साइड बनाता है, या डी ये पानी को सोख लेता है। तो सही उत्तर है बी। जैसा हमने अभी बात की, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उसकी सतह से चिपककर उसे ऊपर उठाते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 45 पर। मैग्नीशियम ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता तो ये किससे अभिक्रिया करता है? विकल्प है ए बर्फ से, बी गर्म पानी से, सी केवल भाप से, या डी किसी से नहीं। इसका सही उत्तर है बी गर्म पानी से। मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है। अच्छा। तो उसे रिएक्ट करने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए जो उसे गर्म पानी से मिलती है। ठीक है, तो अगला सवाल भी मैग्नीशियम से ही जुड़ा है। प्रश्न 46, मैग्नीशियम भी गर्म पानी के साथ तैरता है, इसका क्या कारण है? ये भी मतलब बिल्कुल कैल्शियम जैसा ही केस है। तो क्या इसका उत्तर भी ए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपकना होगा? बाकी विकल्प है बी कम घनत्व, सी उच्च तापमान, और डी पृष्ठ तनाव। हाँ, इसका सही उत्तर ए ही है। कारण बिल्कुल वही है जो कैल्शियम का था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 47, कौन सी धातुएं न तो ठंडे पानी से और ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करती हैं? मतलब और भी कम रिएक्टिव। हाँ, ऑप्शंस है ए Na, बी Mg Ca, सी AlFeZn, और डी CuAg। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। अच्छा। ये धातुएं और भी कम रिएक्टिव होती हैं। इन पर ठंडे या गर्म पानी का कोई असर नहीं होता। तो फिर ये किससे रिएक्ट करती हैं? ये है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 48, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक पानी के किस रूप के साथ अभिक्रिया करते हैं? हाँ। विकल्प ए बर्फ, बी ठंडा पानी, सी भाप या स्टीम, या डी खारा पानी। सही जवाब है सी भाप। क्या है कि इन धातुओं को पानी के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रूप यानी स्टीम की जरूरत होती है रिएक्ट करने के लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ भाप से ही रिएक्ट करती हैं? जी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 49 पर। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? मतलब जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती पानी से। हाँ बिल्कुल। विकल्प है ए FeZn, बी AlMg, सी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
और डी KN। तो इसका सही उत्तर है सी, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आती हैं और पानी के किसी भी रूप से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब थोड़ा विषय बदलते हैं। प्रश्न 50। धातुएं तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? विकल्प ए लवण और पानी, बी लवण और हाइड्रोजन गैस, सी ऑक्साइड और पानी, या डी केवल लवण। इसका सही उत्तर है बी, लवण और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, धातुएं क्या करती हैं, वो एसिड से हाइड्रोजन को हटाकर मतलब विस्थापित करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो अगला सवाल प्रश्न 51। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती? विकल्प है ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, या डी लोहा। सही उत्तर है सी, कॉपर। कॉपर क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो एसिड से हाइड्रोजन को हटा सके। अच्छा, ये बात है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। प्रश्न 52। धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देती हैं? हाँ, ये एक एक्सेप्शन है। विकल्प है ए HNO3 एक दुर्बल अम्ल है, बी HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, सी धातुएं HNO3 में घुलती नहीं है, या डी ये गैस को ठंडा कर देता है। तो इसका सही उत्तर है बी, HNO3 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक। हाँ, तो जब रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती भी है तो वो उसे तुरंत ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है। अरे, तो मतलब हाइड्रोजन गैस निकल ही नहीं पाती? बिल्कुल, वो पानी में बदल जाती है। तो अगला सवाल यही है, प्रश्न 53। HNO3 हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके क्या बना देता है? इसका जवाब तो हमने अभी अभी डिस्कस किया। हाँ, विकल्प है ए H2 गैस, बी पानी H2O, सी O2 गैस, या डी N2 गैस। सही उत्तर है बी, पानी। ठीक है, लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? प्रश्न 54 यही पूछता है, कौन सी दो धातुएं बहुत तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देती हैं? हाँ, अपवाद तो केमिस्ट्री में होते ही हैं। विकल्प ए कॉपर और जिंक, बी मैग्नीशियम और मैंगनीज, सी लोहा और एल्यूमिनियम, या डी सोडियम और पोटेशियम। इसका सही उत्तर है बी, मैग्नीशियम और मैंगनीज। अच्छा, ये दोनों क्यों? क्योंकि जब नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूट मतलब तनु होता है तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाता है, तब वो एक सामान्य एसिड की तरह H2 गैस निकालता है। समझ गई। अब प्रश्न 55। तनु HCl के साथ अभिक्रिया में बुलबुले बनने की दर सबसे तेज किसमें होगी? मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हाँ, विकल्प हैं ए आयरन, बी जिंक, सी मैग्नीशियम और डी कॉपर। तो इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। तो सही उत्तर सी होगा, सबसे तेज बुलबुले उसी में बनेंगे। बिल्कुल सही। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज, एक्वारेजिया। प्रश्न 56। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण है? विकल्प ए सांद्र HCl और सांद्र HNO3, बी तनु HCl और तनु HNO3। नहीं, इसका सही उत्तर ए ही है। ये कंसंट्रेटेड यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। और इसका अनुपात क्या होता है? यह है प्रश्न 57। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? ये बहुत जरूरी है, याद रखना। विकल्प है ए 1.3, बी 3.1, सी 1.1, या डी 2.1। सही उत्तर है बी 3.1, मतलब 3 हिस्से सांद्र HCl और 1 हिस्सा सांद्र HNO3। ठीक है, 3 हिस्से HCl। अब प्रश्न 58। कौन सा द्रव सोने और प्लैटिनम को भी गला सकता है? तो इसका जवाब तो अब साफ है। विकल्प है ए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, बी एक्वारेजिया, सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और डी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही उत्तर है बी एक्वारेजिया। ये इतना ज्यादा संक्षारक होता है कि ये गोल्ड जैसी नोबल मेटल्स को भी घुल सकता है, इसीलिए शायद इसे रॉयल वाटर कहते हैं। जो कि हमारा अगला सवाल है, प्रश्न 59। एक्वारेजिया को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? हाँ। विकल्प
ए शाही पानी रॉयल वाटर, बी जादुई पानी, सी मजबूत पानी या डी अम्लीय पानी? सही उत्तर है ए शाही पानी, क्योंकि ये सोने जैसी शाही धातुओं को भी घोल सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 60 पर आते हैं। जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? ये तो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। हाँ, विकल्प है ए कोई अभिक्रिया नहीं, बी आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, सी कॉपर आयरन को विस्थापित कर देता है या डी विलयन का रंग नहीं बदलता। इसका सही उत्तर है बी। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसके सोल्यूशन से हटा देता है और विलयन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल, आयरन सल्फेट बनने की वजह से। ठीक है। अब प्रश्न 61। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपनी से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये मतलब अभी जो हमने आयरन और कॉपर सल्फेट में देखा उसी का नाम पूछ रहे हैं? हाँ, तो इसका उत्तर सीधा सा है बी विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 62। सक्रियता श्रेणी क्या है? इसका सही उत्तर मैं ही बता देती हूँ। ऑप्शन ए वो सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बिल्कुल सही, मतलब सबसे रिएक्टिव धातु सबसे ऊपर और सबसे कम रिएक्टिव सबसे नीचे। तो इसी से जुड़ा है प्रश्न 63। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ऊपर कौन है? विकल्प है सोना, पोटेशियम, लोहा या कॉपर। सही उत्तर है बी, पोटेशियम। और प्रश्न 64। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे नीचे वाली। विकल्प सोडियम, चांदी, कॉपर या सोना। तो सबसे कम अभिक्रियाशील है डी, सोना। बिल्कुल। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। प्रश्न 65। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु संख्या 11 है। तो ये होगा 281। हाँ, तो सही विकल्प है ए। और इसके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल। और प्रश्न 66। क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो ये होगा 287, यानी विकल्प सी। हाँ, और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहीं से बात आती है आयनिक बॉन्ड की। प्रश्न 67। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या बन जाता है? जब वो नेगेटिव चार्ज खो देता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, यानी ए धनायन या कैटायन। बिल्कुल। और प्रश्न 68। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या बन जाता है? जब वो नेगेटिव चार्ज लेता है तो वो खुद नेगेटिव बन जाता है। मतलब बी ऋणायन या एनायन। सही है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 69। विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बने बंध को क्या कहते हैं? तो एक धनायन और एक ऋणायन के बीच का जो बॉन्ड है। हाँ, तो इसका सही उत्तर है सी आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड, बिल्कुल। और प्रश्न 70। आयनिक बंध वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? ये तो नाम में ही जवाब है। हाँ, बी आयनिक यौगिक। आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अब एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 71। MgCl2 के निर्माण में मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। तो वो अपने बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। हाँ, तो सही उत्तर है बी, 2। बिल्कुल। अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुणों पर। प्रश्न 72। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं। तो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। हाँ बिल्कुल। तो ये भंगुर क्यों होते हैं? ये है प्रश्न 73। आयनिक यौगिक दाब डालने पर टुकड़ों में क्यों टूट जाते हैं? इसका कारण है कि समान आवेश की परतें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और उनमें प्रतिकर्षण होता है। हाँ, तो सही उत्तर है ए, समान आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण। बिल्कुल। प्रश्न 74। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? इनके बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी। मतलब गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होंगे। तो सही विकल्प है ए, उच्च। सही है। अब प्रश्न 75। आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक का क्या कारण है? तो जैसा हमने अभी कहा कि मजबूत अंतरायनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब विकल्प ए। एकदम सही। अब घुलनशीलता पर आते हैं। प्रश्न 76। आयनिक यौगिक सामान्यतः किसमें घुलनशील होते हैं? केरोसिन, पेट्रोल? नहीं, इनमें तो नहीं घुलते। हाँ, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो सही उत्तर है सी,
जल। और प्रश्न 77, ये केरोसिन या पेट्रोल में अघुलनशील क्यों होते हैं? क्योंकि केरोसिन और पेट्रोल नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो आयनिक बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते। तो सही उत्तर है सी, क्योंकि ये विलायक आयनों के आकर्षण को कम नहीं कर पाते। बिल्कुल। ठीक है, अब आखिरी कुछ सवाल। प्रश्न 78, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन क्यों नहीं करते? ठोस अवस्था में क्या होता है कि आयन अपनी जगह पर बंधे होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते। हाँ, तो सही उत्तर है ए, क्योंकि आयनों की गति संभव नहीं होती। ठीक है, तो फिर प्रश्न 80, आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं? जब आयन चलने के लिए आजाद हों। यानी गलित अवस्था में या जलीय विलयन में? तो सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। बिल्कुल। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 80, गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि गलित अवस्था में ऊष्मा के कारण आयनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाता है और आयन स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। हाँ, तो सही उत्तर है बी, आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके साथ ही हमारे 80 प्रश्नों का ये क्विज समाप्त होता है। हाँ, और उम्मीद है कि धातु और अधातु का ये अध्याय आपका पूरी तरह से रिवाइज हो गया होगा। बिल्कुल। और दोस्तों, इस पूरी क्लास की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।